अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह और एक नए हफ्ते के साथ, नए अज़्म के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। और जनाब उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा जिस तरह मेरा हुआ, बिकॉज़ लाहौर शहर पर अब्रे रहमत बरस रही है और उसकी वजह से हम सब के जो चेहरे हैं वो खिलखिला उठे हैं। और सब सवेरे ही जनाब मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो गया, ठंडी हवाएं चल रही हैं और इस बारिश बरसने की वजह से हम सब की जो परफॉर्मेंस है आज की, मेरे ख्याल से वो काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी। बिकॉज़ मंडे मॉर्निंग ख़ासतौर पर जब हम अपने ऑफिसेज आते हैं या ये सोचते हैं कि आज पहला दिन है काम का, हफ्ते का आगाज़ है, तो उतनी मोटिवेशन नहीं होती है और वो एनर्जी भी बहाल नहीं होती बिकॉज़ हम लोग संडे गुजार के आ रहे होते हैं। लेकिन फिर भी आज का दिन हमने अच्छे तरीके से गुजारना है क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा है। एंजॉय करें, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा होगा और आगे पूरा दिन इसी तरह गुजरेगा। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ में हमेशा की तरह एक खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करनी है कि जनाब दुनिया के नाम हर शोबे में सैकड़ों बड़े लोग होते हैं और कई ऐसी भी अजीम हस्तियां मौजूद होती हैं जो इस जहां से जा चुकी होती हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि उनका गैर मामूली तर्ज़ ज़िंदगी ही ना उन्हें ये रुतबा नसीब करता है। मगर इस सब में उनके ख़यालात, उनकी सोचों का भी बड़ा अमल दखल होता है। तो ऐसे लोगों से मिलने से या उनसे बात करने का या उनकी सोहबत में बैठने का भला किसका दिल नहीं करता होगा। जब भी आपको कोई शख्सियत मुतासर करती है तो सबसे पहले हमारे जहन में यही आता है कि काश हमें इनसे मिलने का मौका मिले, इनसे बात करने का, इनसे गुफ्तगू करने का, इनकी सोहबत में बैठने का मौका मिले। सभी यही चाहते हैं, मगर हालात के पेश नज़र देखा जाए तो अब उनसे मिलना ना सिर्फ मुश्किल होता जा रहा है बल्कि कई सूरतों में तो यकीनन ये नामुमकिन भी हमें लगता है कि ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियात से हम कैसे जाके मिल सकते हैं। और ऐसी सूरत हाल में ना हमारे पास सबसे एक बेहतर हल यही निकलता है कि हम उन्हें जानने, उनकी सोहबत में रहने के लिए उनकी किताबें पढ़ें, या अगर उनके ऊपर लिखी गई उनकी बायोग्राफ़ी है, उनकी किताबें किसी ने उनके हवाले से लिखा है तो हम वो भी पढ़ सकते हैं। और वाकई ये हकीकत भी है कि अगर किसी शख्स की किताब पढ़ ली जाए तो ये बिल्कुल ऐसे ही आपको लगेगा जैसे उस शख्स से आप बात कर रहे हैं। यानी माजी और हाल के तमाम बड़े लोगों से बात करना अब बड़ा आसान हो चुका है कि हम किसी की किताब पढ़ लें और उसे पढ़ लेंगे, उसकी बायोग्राफ़ी पढ़ लेंगे तो हमें यही लगेगा कि शायद हम उस शख्स की सोहबत में बैठे हुए हैं, उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो किताब में हमें पढ़ने को मिलेंगी, वो जानने को मिलेंगी कि उनकी शख्सियत कैसी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत की है, कितनी जिद्दोजहद की है और उसके बाद वो एक आइडियल बने आपके लिए और आप जैसे मज़ीद और लोगों के लिए वो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो आइडियल बनी है। तो इन लोगों से अब मिलना मेरे ख्याल से आसान हो चुका है कि अब आपके पास जो है बुक्स की शक्ल में उनकी पर्सनालिटी को ढूंढना, उनको पढ़ना अवेलेबल है। दूसरा, आप ई बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जाकर नहीं ख़रीद सकते हैं बुक्स या फिर आपके पास इतने कह लें कि इनकम नहीं है, इतना बजट नहीं है, बिकॉज़ हर कोई अब इस हालात में अपना बजट बना कर चल रहा है कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमें नहीं ख़रीदनी है। बिकॉज़ अगर 1 रुपए की भी एक्स्ट्रा हमने चीज़ ख़रीदी तो हमारा पूरा बजट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो पिछले दिनों से तो काफ़ी इस वजह से हम सभी परेशान हैं। बिजली के बिल आप देख लें, इन्फ्लेशन रेट देख लें, पेट्रोल की कीमत देख लें, उसकी वजह से हर कोई परेशान है। तो इस हालात में बजट बनाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है और अगर उसमें 1-2 चीज़ें अगर आपकी एक्स्ट्रा हो जाएँ तो समझ लें कि आपका पूरा 6 महीने का बजट जो है ना वो डगमगा जाएगा, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उसको दोबारा से ट्रैक पर लेकर आना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए इंटरनेट का दौर है, आप इंटरनेट पर वो बुक्स जो आप जाके ख़रीद नहीं सकते, आपका बजट जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो आप ई बुक्स की शक्ल में उन्हें डाउनलोड करके आप आराम से अपने सेल फ़ोन पर पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक ख़ास इन्वायरमेंट चाहिए होता है।
आपको बुक्स पढ़ने का भी फिर आपको मज़ा आता है कि आप वो बुक्स के अंदर से क्या अब देखें हमारे इर्द गिर्द हमारे घर में अगर इतनी गहमा गहमी चलती रहेगी या हर एक महफ़िल में बैठकर जहाँ पर गुफ्तगू हो रही है, डिस्कशंस हो रही हैं, वहाँ पर बैठ कर अगर आप किताब पढ़ेंगे तो फिर आपको भी नहीं मज़ा आएगा और मेरे ख्याल से ये किताब की भी बेअदबी होगी कि आप वहाँ पर बैठ के पढ़ें। तो एक पूरा इन्वायरमेंट चाहिए होता है किताब पढ़ने के हवाले से भी। आप रात को सोने से पहले आराम से किताब पढ़ सकते हैं और उसके बाद आपको वाकई देखिएगा नींद भी बड़ी अच्छी आएगी। और अगर किसी को नींद का मसला है ना तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी हॉबी है हम सबके लिए कि बेशक एक पेज क्यों ना पढ़े, आप हमेशा और रोज़ाना डेली अपनी ये आदत अपना लें कि आपने सोने से पहले एक पेज, कोई भी किताब हो सकती है, वो इंग्लिश की किताब हो सकती है, वो उर्दू की किताब हो सकती है, उसका एक पेज आपने लाजमी पढ़ना है। इससे आपकी रीडिंग की जो हैबिट है वो भी डेवलप होती है और साथ साथ आपके पास ज़ख़ीरा आना शुरू हो जाता है, अल्फाजों का, मालूमात का, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इससे कोई और तो फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा, लेकिन सबसे पहले ये हमारी ज़ात, हमारी शख्सियत के लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ साबित होती है। तो इसलिए ये हैबिट हम सब ने डेवलप करनी है। मैं भी कोशिश करूँगी कि इस चीज़ को मैं लेकर चलूँ और आप लोगों से भी मैं इस हवाले से फ़ीडबैक ज़रूर लेती रहूँगी। लेकिन अभी हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं नौजवान नस्ल के हवाले से और तालीमी मैदान में कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी है। और जनाब हर साल MD कैट की तैयारी के लिए ना सैकड़ों इदारे काम कर रहे होते हैं और हमारे स्टूडेंट्स जो FSC प्री मेडिकल के बाद ये इम्तिहान इसलिए देते हैं कि MBBS में उन्हें दाखिला मिल सके, क्योंकि इस टेस्ट के बाद डॉक्टरेट की डिग्री में दाखिला लेना मुमकिन नहीं है। अलमिया ये है कि स्टूडेंट से हज़ारों रुपए बटोरे जाने के बावजूद भी उन्हें बेहतर तालीम फराहम नहीं की जा रही होती है और इसी वजह से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों तलबा इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हो पाते और ज़्यादातर इदारे बच्चों से महज सिर्फ फ़ीसें ही मौसूल करते हैं और उन्हें मयारी तालीम देने में नाकाम रहते हैं, मगर बिलाशुबा पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो कुछ ऐसे इदारे अभी भी मौजूद हैं जो बड़े कामयाबी के साथ बच्चों के लिए मुनासिब स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं और उन्हें इस इम्तिहान में नुमायाँ कामयाबी भी दिलवाती हैं। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में बड़े ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो हमें आज बताएँगे कि उनका जो इदारा है वो किस तरह बाकी इदारों से मुख्तलिफ है, उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ है बच्चों के हवाले से, MD कैट के हवाले से, ताकि इन फ्यूचर में बच्चों का जो करियर है उसको बेहतर बनाया जा सके। तो हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर तैयब अब्बास हैं, प्रिंसिपल हैं फातिमा मेमोरियल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो हंड में। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो MD कैट के हवाले से बताइए, इस टेस्ट के हवाले से बताइए और किस तरह बच्चे इसको प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज़ बड़ा प्रेशराइज वो वाला सारा ये सिचुएशन होती है बच्चों के लिए। देखें जी, दुनिया भर में 12 साल की तालीम के बाद हमारे यहाँ FSC है, कैम्ब्रिज एग्ज़ाम के बाद किसी भी सब्जेक्ट में आगे बढ़ने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट ज़रूरी है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो। तो हमारी पॉपुलेशन भी माशाल्लाह बहुत ग्रो कर गई है, तो मेडिकल में एडमिशन्स के लिए ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि जो बच्चे भी मेडिकल की एजुकेशन लें वो एक एंट्रेंस टेस्ट पास करके आए और उसको MD कैट कहा जाता है। ये एंट्रेंस टेस्ट है जो पास करना लाजमी है। जी, मुझे आप अपने इदारे के हवाले से बताइएगा ये क्या क्या सहूलियात जो है वो स्टूडेंट्स को दे रहा है। आज मैं बड़े बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं फातिमा मेमोरियल सिस्टम को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फातिमा मेमोरियल सिस्टम एक पाकिस्तान का, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इंडो पाक का एक प्रेस्टीजियस इदारा है जिसका हेल्थ सेक्टर में मोर देन 74 इयर्स एक्सपीरियंस और आलमोस्ट मोर देन 25 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन सेक्टर में। इस इदारे में एक मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट, सईदा वहीद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आउटरीच प्रोग्राम ये चलते थे। और फिर ये जब बहुत सारे प्री मेडिकल स्टूडेंट्स का देखा कि इनको एडमिशन्स नहीं मिलता, तो एक बाकायदा सोच के तहत हमने नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का आगाज़ शुरू किया। तो
इस इदारे का ऑब्जेक्टिव यही है कि इनकी प्रोडक्ट ना सिर्फ सब्जेक्ट के लिए बल्कि हमारी कंट्री के लिए और फिर इंटरनेशनली भी यूज़फुल हो। आप देखेंगे कि प्रीवियसली जो स्टूडेंट्स और जो डॉक्टर्स और जो हमारे फातिमा मेमोरियल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के मेडिकल ग्रेजुएट, डेंटल लुमनाई, नर्सिंग पाकिस्तान में और सारी दुनिया में काम करते हैं और प्रोमिनेंट प्लेसेस पे नज़र आ रहे हैं। तो अब नया ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में वाइट कोट प्रोफेशनल का। अच्छा। तो ये बच्चे जो लेफ़्ट ओवर हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते, इनको भी उतना ही एम्पावर फील कराया जाए, उनको प्राइड दिया जाए कि ये उन बच्चों से कम नहीं है। रादर देखें, आप इस तरीके से देखिए कि मेरिट मेडिकल कॉलेज में पब्लिक में 89% और प्राइवेट में ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में 80 के करीब बंद हो जाते हैं और एक 0.1 पे 20-25 स्टूडेंट स्टे करते हैं, खड़े होते हैं। तो इन और एक फैक्ट आप ये भी आपको मालूम होगा कि लास्ट ईयर 83,000 बच्चों ने पंजाब में MCAT दिया। सिर्फ पंजाब में 83,000 बच्चे? जी 83,000, और उनमें से एडमिशन पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में कोई 3-3.5 हज़ार के करीब था और प्राइवेट में कुछ होंगे। लेकिन अब बाकी जो बच्चे हैं ये कहाँ जाएं? एग्जैक्टली, बाकी बच्चों का क्या कसूर है? जी हाँ। अब इन बच्चों को एक तो फील कराना कि यू आर नॉट लेस देन जी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और उनके लिए भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी हैं। अच्छा। और अगर नहीं है तो क्रिएट करना, लिंकेजेस डेवलप करके पाकिस्तान में विद डिफरेंट इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रीज़, और फिर इंटरनेशनली इनको इंगेज करना और इनको अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करना उनमें हायर एजुकेशन के लिए। आप देखें लेकिन सर ये फिर एक तो करियर काउंसलिंग पर भी आ जाता है कि उन बच्चों की फिर काउंसलिंग किस तरह करनी है, बिकॉज़ वो इतने सालों से डॉक्टर बनना चाह रहे होते हैं कि एंट्री टेस्ट हम पास करेंगे, उसके बाद हमें डॉक्टरेट की डिग्री हासिल होगी, हम MBBS डॉक्टर बन जाएंगे। तो वो 1 पॉइंट से रह जाते हैं, 2 पॉइंट से रह जाते हैं। सारे बच्चे मेहनत उन्होंने इतने सालों की हुई होती है, लेकिन वो नहीं पास हो पाते इस एंट्री टेस्ट में। और उसके बाद कभी कभार वो बच्चे इतने डिसहार्ड हो जाते हैं कि वो पूरी फील्ड ही छोड़ जाते हैं, वो अपनी उस लाइन से ही हट जाते हैं कि 1 पॉइंट से हम रह गए हैं तो हम दोबारा कोशिश भी नहीं करेंगे कि हम दोबारा से जो है वो टेस्ट दें, या वो 2-3 दफ़ा भी टेस्ट देते हैं। तो उनकी करियर काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। ये आपने एक बहुत ही अच्छी बात की, और ये कैरियर काउंसलिंग बहुत इब्तदाई तालीमी सालों में शुरू कर देनी चाहिए। सही। ये हमारे इदारों की भी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, और आप जिस मीडिया तो इसमें बहुत काम कर रहा है। और ये कैरियर काउंसलिंग इस तरीके से है कि ये अब ये बच्चे कम नहीं हैं। अब इसमें जो करने वाली बात ये है कि ये बच्चे इसको MCAT को रिपीट करते ना जाएं, बार बार रिपीट मत करते जाएं। ऑफ कोर्स कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश करते हैं, हाँ। लेकिन इसमें इस तरीके से कि मैंने बस सिर्फ ये मेरा MBBS और BDS यही 2 सब्जेक्ट हैं, नहीं, इसमें नर्सिंग बहुत अच्छा है। अच्छा। मेडिकल मतलब इसमें और भी डोमेन्स में जा सकते हैं आप। उसमें प्री मेडिकल के जिसका कॉन्सेप्ट नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट में उनके प्रोफेशनल ने बड़ा सोच समझ के वाइट कोट प्रोफेशनल का कॉन्सेप्ट दिया, तो उस पे कैरियर काउंसलिंग करनी चाहिए, उस पाथवे बच्चों को डाइवर्ट करना चाहिए, और फिर ये ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें जिनका स्ट्रॉन्ग करिकुलम हो, और वो करिकुलम एक अच्छे सिलेबस उसमें इंक्लूडेड हो। और ये नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक स्ट्रॉन्ग करिकुलम डेवलप किया जो कि अप्रूव, और वो करिकुलम पास हुआ थ्रू जो सिंडिकेट से, बोर्ड ऑफ गवर्नर से, और फिर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, और फिर पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन। और ये करिकुलम जब पढ़ के ये पास करके जब बच्चे जाएंगे इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में, तो इनको प्लेस करना, इनको अपने आप को एडजस्ट करना इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा, और दे विल बी देयर उसी तरीके से जिस तरीके से मेडिकल और डेंटल के ग्रेजुएट्स सारी दुनिया में फ्लरिश कर रहे हैं।
एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा सर थोड़ा सा मुझे MCAT के प्रिपरेशन के हवाले से, एग्ज़ाम के हवाले से बताइएगा, क्या क्राइटेरिया होता है, कितने % उन्हें जो है वो मार्क्स चाहिए होते हैं? देखें, इनके मार्क्स का डिसीजन तो कर लेता है कि परसेंटेज एलिजिबिलिटी ऑफ टू गो इनटू मेडिकल डेंटल कॉलेज, ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल हर साल करता है। अच्छा। पिछले साल जो BDS का उन्होंने 45 किया, इस तरह 50% किया, इस दफ़ा MBBS का 65 है। और तो परसेंटेज का डिसीजन, और अभी बच्चों का रिजल्ट आने वाला है। जी, बच्चों का आजकल में प्रॉब्ली आ जाएगा, और ये बड़ा उनके लिए स्ट्रेसफुल डेज हैं, स्ट्रेसफुल नाइट्स हैं कि वो कहाँ किस परसेंटेज पे जाएंगे। तो पासिंग मार्क्स अलहदा है, कोई ऐसा नहीं। एलिजिबिलिटी टू एंटर इनटू द मेडिकल कॉलेज ये PMDC ने डिसाइड किया है, करता है। अच्छा, मतलब आप लोगों के जो जितने भी स्टूडेंट्स अगर हमें देख रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, इंशाल्लाह आप सब लोग ही पास हो रहे हैं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। लेकिन अगर कोई रह जाता है तो आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना है, आप लोगों ने ये फील नहीं करना है कि शायद अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस तरह सर भी बता रहे हैं कि आप और फील्ड्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जिस तरह नूर मेडिकल कॉलेज जो है, यूनिवर्सिटी है, वो और भी ज़्यादा कितने वाइट कॉलर जो प्रोफेशनल्स हैं वो लेकर आ रही है। उन्होंने फील्ड्स इतनी ज़्यादा आप लोगों के सामने रखी हैं कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, वो भी आपके करियर के लिए बहुत अच्छी हैं। तो मुझे बताइएगा, ज़्यादातर इस वक्त कौन कौन से डोमेन्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो आ रहे हैं नूर मेडिकल यूनिवर्सिटी में? देखें, नूर मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है। अच्छा। मेडिकल इमेजिंग है, BS लैब टेक्नोलॉजी है, इसी तरीके से हमारी साइकोलॉजी में BS है, और न्यूट्रिशन है। तो ये तो बड़े प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स हैं, और इनमें बड़े टॉप रैंकिंग टीचर्स इनको लीड कर रहे हैं। तो इन बच्चों का उधर इन्फ्लक्स ज़्यादा है। अच्छा, कोई स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं आपके इदारे की तरफ से? जी, मैं आपको ये बड़े, और मैं ऑनेस्टली एक बड़े ऑनर से और एक प्राइड फील करते हुए ये बात कर रहा हूँ कि FMS सिस्टम कोई प्रॉफिट गेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। अच्छा। और इसका ऑब्जेक्टिव ही ये है, आप सब लोग जानते, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हिस्ट्री क्या है, कि इसमें नो प्रॉफिट, एब्सोल्युटली नो प्रॉफिट बेसिस पे ही काम करता है। मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, अच्छा। नर्सिंग, और इसी तरह नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसमें ना सिर्फ 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं टू सर्टन परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स। इसके अलावा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स भी उनको प्रोवाइड की जाती हैं, फाइनेंशियल स्पोर्ट्स किसी वे में, किसी तरीके से जो बच्चे अफोर्ड नहीं करते। इनमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। अच्छा। जो हमने डिसाइड किया है कि अब बहुत सब्सिडाइज और आलमोस्ट फ्री होगी बच्चों के लिए, जो जिनको इनको सेफली, क्योंकि आजकल कम्यूट करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो फ़ी के अलावा जो बाकी एक्सपेंसेस हैं उनमें भी बच्चों को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे डिसीजन किए गए हैं कि उन्होंने किस तरह बच्चों को सपोर्ट करना है ताकि वो आगे अपना करियर बना सके, ऑप्ट कर सके। अच्छा, हमने देखे हैं कि सर बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वहाँ पर भी दाखिले लिए जाते हैं, बच्चे जाते हैं उस साइड पर भी। लेकिन अगर मैं ख़ासतौर पर आप लोगों के कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में पूछूँ तो क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे आप बाकी इदारों से, अपने इदारे को किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखें, हमारा मेडिकल डेंटल कॉलेज तो ऑलरेडी कैटेगरी A मेडिकल कॉलेज पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल में रजिस्टर हुआ है, और टॉप ब्रांड, टॉप नॉच स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और वो रिजल्ट शो करते हैं इन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। इसी तरीके से अब हम सारा फोकस इस वक्त हमारा नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग करिकुलम, नंबर 1, नंबर 2 फोकस्ड इंडिविजुअल टारगेटेड एजुकेशन टू ईच स्टूडेंट, और इसके बाद इनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना फॉर हायर एजुकेशन। दुनिया आजकल गॉन आर द डेज ऑफ सर्टिफिकेट, डिप्लोमास एंड ऑनवर्ड, अब दुनिया मास्टर्स एंड PhD और फिर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की तरफ जा रही है। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हर बच्चे को अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटीज़ एंड एबिलिटीज़ कि फर्दर एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, और इसके बाद इनको प्लेस करना, क्योंकि
ये एफएमएस सिस्टम में जॉब की फैसिलिटीज़ और बहुत सारी स्पेस सिस्टम के अंदर मौजूद है। अच्छा। तो वहाँ के ग्रेजुएट को इस सिस्टम में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के भी बहुत मौके हैं। तो बाकी इस वक्त बहुत काम किया जा रहा है कि इनको इंटरनेशनली, क्योंकि आप देखें कि जो वाइट कोट प्रोफेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ये हमारा बहुत बड़ा ह्यूमन कैपिटल है कि हम KSA में, UAE में, इसी तरह वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ में, यूरोप में और अमेरिका, कनाडा, सिर्फ हमने थोड़े से इनके डॉक्यूमेंट्स और पाथवे डिफाइन करने हैं और लीड करने हैं। तो ये बच्चे, और नूर यूनिवर्सिटी इसमें बाकायदा फोकस्ड और डायरेक्टेड है कि इन बच्चों को आफ्टर गिविंग डिग्री ये छोड़ ना दिया जाए। उनके साथ एक हमारे एलुमनाई ग्रुप्स हैं और जिस तरीके से हर डिफरेंट प्रोफेशनल्स के इन ग्रुप्स का सोल एजेंडा और फोकस यही है कि इनको इसी तरीके से विदाउट जस्ट गिविंग डिग्री ना छोड़ दिया जाए, बल्कि इनको नेशनली और इंटरनेशनली, क्योंकि इस वक्त बेसिक रिक्वायरमेंट जॉब्स की है कि जॉब्स में किसी तरीके से इंगेज किया जाए, बिकॉज जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, बिकॉज हमें पता नहीं होता है कि हमने किस तरह उसको गेन करना है, तो वो फिर हमसे मिस हो जाती हैं। अच्छा, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी क्योंकि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो इससे फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उठा सकते हैं या बाहर के भी उठा सकते हैं? ये आपने एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि देखिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तो हमारा एक ब्रांड है हमारे, लेकिन जो फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए कोटा है, बाकायदा। अच्छा। कोटा, रिजर्व्ड कोटा है मेडिकल कॉलेज में, डेंटल के साथ साथ नूर इंटरनेशनल में भी, कि अगर वो करें तो उनको स्पेशल इंसेंटिव हैं उनके लिए। इन कमिंग डेज हम कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हॉस्टल्स की फैसिलिटी दी जाए ताकि उन बच्चों को अपने एजुकेशन बाहर से क्योंकि आते हैं वो उसमें डिफ़िकल्टीज ना हो। क्या बात है, मतलब जिस तरह हम लोग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो अब ये भी हो सकता है कि अब बाहर से भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आ सकते हैं नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, जो उसको कोटा दे रहा है। अच्छा, दूसरा सर, क्योंकि MCAT का आने वाला है रिज़ल्ट 1-2 दिनों में, तो क्या यूनिवर्सिटी के वो जो दाखिले हैं वो खुल चुके हैं और क्या डेट है इसकी? अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे पूरा होमवर्क हम मुकम्मल कर चुके हैं। हमारी वेबसाइट पे सब इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने प्लेस कर दी है और एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है और ये इनकी फाइनल डेट का डिसाइड, क्लोजर डेट का अभी हम करेंगे। अच्छा। बट एप्लीकेशंस अब इस वक्त रिसीव की जा रही हैं। तो कोई रफली आइडिया है कि अभी तक कितनी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं? अभी हमने क्योंकि फॉर्मली विद इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट करने का आफ्टर MDCAT रिजल्ट था। अच्छा। लेकिन इस वक्त विदाउट अगर मैं बात करूं कि मोर देन 5000 एप्लीकेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। क्या बात है, इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, नॉट अच्छा। ओनली इन वन, जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनमें। और इन टॉप में कौन सा वाला सब्जेक्ट है जो लोग ज़्यादा जिसमें जा रहे हैं? इसमें डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें फीमेल्स की ज़्यादा तादाद है या मेल्स की? ये तो अब आप देखें, आजकल फीमेल्स ही हर सब्जेक्ट में आगे हैं, लीड कर रही हैं, डोमिनेट कर रही हैं। अच्छा। चाहे मेडिसिन हो, चाहे मैनेजमेंट साइंसेज हो, चाहे जनरल साइंसेज हो, तो उसमें माशाल्लाह मतलब आप दबे अल्फाज में कह रहे हैं कि इस वक्त जो है ना वो मैदान मार लिया है फीमेल्स ने। जी 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 वो कोई भी मैदान, वो जनाब मेडिकल का मैदान हो, वो खेल का मैदान हो, वो कोई भी मैदान हो, फीमेल्स इस वक्त लीड कर रही हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक। अच्छा, दूसरा बच्चों को क्या कहेंगे, बिकॉज जिन्होंने अब अगले साल अगर MCAT का प्रिपेयर करना है और उन्हें एग्ज़ाम देना है, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे, ऐसी टिप्स आप देंगे उन्हें कि वो किस तरह अपनी प्रिपरेशन करें, वो किस तरह पढ़ सकते हैं कि वो अपने गोल्स तक पहुंच सकें? ये अब मैं एक ना सिर्फ टीचर हूँ बल्कि एक पेरेंट का भी हूँ और मेरा काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस भी है। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की जाती है कि ये आपका
क्वेश्चन बैंक है, ये गाइड है, हाँ जी। ये आपका इसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारी बातें इन बच्चों को इंगेज करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए और इस तरह की हैं। मैं उन सब बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ये कहूँगा कि अपने सब्जेक्ट वाली बुक पढ़ें। अच्छा। और रूटीन का पढ़ें। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन तो जस्ट उनकी एक रिकॉल मेमोरी से किए जा सकते हैं। अच्छा। और उसमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो एमडी कैट के पेपर क्वेश्चन में नहीं होता, जिसमें जिसे कहते हैं कि रट्टे से वो उस पर फिल किया जा सके या उसको मार्क्स लिए जा। अनफॉर्चुनेटली गली गली में एकेडमी, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं लाहौर में, दूसरे शहरों में, कि इस वक्त एमडी कैट की प्रेपरेशन हो रही है या इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन हो रही है। ये सारा एक फैक्चुअल नहीं है। फैक्ट्स ये हैं कि अगर सिर्फ बच्चा बुक पढ़े, अपने आप को फ्रेश रखे, रिलैक्स माइंड से, मूड से इम्तहान दे और एंट्री टेस्ट करे, तो उसको मार्क्स हासिल करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इन लोगों से जो सिर्फ फीसिस के चक्कर में जिन्होंने छोटी छोटी अकेडमीज़ खोली होती है, इन लोगों से बचने की ज़रूरत है और अपना जो करियर है उसको तबाह ना करें इन लोगों के झांसे में बस के। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर तैयब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। प्रिंसिपल हैं फातिमा मेमोरियल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के, और नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से हमने बात की है, मेडिकल कॉलेज के हवाले से हमने बात की है कि उसके दाखिले खुल चुके हैं और एमकैट के बाद आप जो है वहाँ पर दाखिला ले सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से। गरीब और अमीर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग ही मुल्क में मौजूदा महंगाई की लहर से यकसा परेशान नज़र आते हैं। महंगाई की शरह इस वक्त 29% से तजावुज़ कर चुकी है और पाकिस्तान में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मसला है जो मुल्क की मजमूई मईशत को भी मुतासर कर रही है। और अगर हालिया रिपोर्ट्स के हवाले से आपको बताऊं तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह तकरीबन 6.80% बढ़ चुकी है और इसका मतलब ये है कि लाखों लोग इस वक्त बेरोज़गार है। पाकिस्तान बेरोज़गार ममालिक में 24वें नंबर पर पहुंच चुका है। सरकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से देखा जाए तो बहुत सी सनतें इस वक्त बंद पड़ी हैं। दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतें, बिलों की बढ़ती हुई कीमतों ने भी पाकिस्तान में बेरोज़गारी के बहरान में एक अहम किरदार अदा किया है। 293 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़वाएं और उसके बाद फिर डीजल महंगा होने की वजह से जो ज़मींदार हैं वो ख़त्म होता जा रहा है। डॉलर आप देख लें 300 क्रॉस कर चुका है। नौजवान इस वक्त महंगाई और मुल्क की मौजूदा हालत की वजह से इतना परेशान है कि वो जनाब कहता है कि मैं मुल्क छोड़कर कहीं चला जाऊं। बिजली और गैस के बिलों की ऊंची कीमत ने कारोबार, ख़ासतौर पर छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबार हैं उनको मुतासर किया है। प्राइवेट सेक्टर के लोगों को रोज़गार मुहैया करने में हम देखते हैं कि वो नाकाम नज़र आता है। ये सारी सिचुएशन है। पिछले दिनों से आपको पता है कि बिजली के जो बिल हैं वो कितने ज़्यादा आ रहे हैं, ओवर बिलिंग की जा रही है, ओवर चार्जिंग की जा रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। लाहौर में भी एहतजाज किया गया, लोग सड़कों पर निकले, बिलों को नजर आतश किया, लेकिन उसका क्या फ़ायदा है? मतलब हमें ये कहा जाता है कि जनाब ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये IMF की वजह से हो रही हैं। IMF हमें कह रहा है तो हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। या आप लोगों को ये नज़र क्यों नहीं आ रहा कि हमने आवाम को भी रिलीफ देना है, अपनी शाह खर्चियाँ ख़त्म करनी है और आवाम को रिलीफ देना है? IMF ये नहीं कहता कि आवाम के ऊपर बोझ डाला जाए और अपने अखराजात पूरे किए जाएं। IMF ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता। तो हमारे पास क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, हम अपने पाकिस्तान की मईशत को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो किस तरह मुतासर हो रही है, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में हबीब खान साहब मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं और मईशत के हवाले से जनाब बहुत ही अच्छी नज़र रखते हैं। तो सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मुनीबा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया और टाइम दिया। आपने बहुत अच्छी निशानदेही की है प्रॉब्लम्स की, थैंक यू। और कुछ हद तक आपने सोल्यूशन भी दे दिया कि इस वक्त जो हमारा मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी बुक्स बैलेंस नहीं हो रही इकॉनमी की, और उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अगर आपका रेवेन्यू नहीं इंक्रीज हो रहा, या आप लोगों से टैक्स कितना लेंगे, आप डोंट फ्लॉग अ डेड हॉर्स, यू नो, तो आपको फिर अपने अखराजात पे कंट्रोल करना पड़ेगा।
ठीक है ना जी। आपने जिस तरह कहा कि हमें, अब मुझे याद आता है जुनेजो साहब आए थे प्राइम मिनिस्टर एक, अच्छा। उन्होंने आते ही ये हुक्म दिया कि कोई मिनिस्टर सुजुकी से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाएगा। अच्छा, ठीक है जी। यहाँ पे तो नया आजकल मॉडल आप आया देख होता लें है। क्या सूरत हाल कभी ना है। अभी बनती नहीं है, हाँ। गाड़ियाँ पहले आ जाती हैं। लेकिन वो क्या, इकबाल का शेर है औकाब के बारे में, तुंद मुखालिफ बाद मुखालिफ से ना घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। क्या बात। तो हमारी भी इस वक्त ना बहुत हेडविंड स्ट्रांग है हमारे लिए, लेकिन शायद इसके अंदर बेहतरी है। अच्छा। वो बेहतरी ये है कि आप एक उस नैज पे पहुंच गए हैं जब आपको पाकिस्तान की सारी फिलॉसफी को री इन्वेंट करना है। अच्छा। या आपने उस सिमत पे जाना है जड़ा वाले के साने, या आपने उस सिमत पे जाना है जहाँ इंडिया ने चांद पे। हाँ, एग्जैक्टली। ये आपने देखना है कि आपने इस मुल्क को अब री इन्वेंट करना है, और इस मौके पे आपने अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके एक पॉलिसी बनानी है। मतलब हमारी पॉलिसीज को हमें रिविजिट और री कह ले के दोबारा से बनाना पड़ेगा। इवन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा। मुनीबा, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो हमने जो लेसन्स लर्न किए हैं पिछले 70-75 साल में, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली आपने अमेंड करना है। सही। देखें, आप में पहले ये चीज़ देखना है कि क्या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हम कह रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है डेमोक्रेसी, जी जी, लेकिन क्या हमें इस वक्त वो सूट कर रही? हमारे ये हुआ है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिस्टम बन गया। डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है। डेमोक्रेसी तो मुल्क के बेहतरी के लिए होती है, रादर देन आप अपनी मुखालफत और अपने जो क्या कहते हैं मसले हैं उनको एक दूसरे पे विक्टिमाइज करें। हमारा जो सिस्टम डेमोक्रेसी का है वो एक लैप्स करके ट्राइबलिज्म की तरफ चला गया। वी हैव बिकम ट्राइब्स, वी आर नॉट ऑपरेटिंग ऑन द सेम ट्रैक। और कई मुल्क ऐसे हैं, देखें आप ले लें, चाइना ले लें, कहाँ डेमोक्रेसी, तरक्की है, लोग खुश हैं। आप यूएई चले जाएं साथ ही, जी जी, कहाँ डेमोक्रेसी भाई। तो मैं ये नहीं कह रहा कि डेमोक्रेसी ना हो, मैं ये कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, या सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, उनको दे हैव टू टेक पॉज, ओके, एंड दे हैव टू अग्री कि वी आर गोइंग टू हैव अ यूनिफाइड पर्पस। ओके। ये नहीं कि हम एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, हम मुल्क का सोचेंगे, अपना नहीं सोचेंगे, मुल्क का सोचेंगे। और मुल्क की पॉलिसीज के लिए पहले एक डिक्लेरेशन करें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट, ये एक डिक्लेरेशन हो कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमने इस सिमत पे चलना है, हमने वो साने जड़ा वाली सिमत पे नहीं जाना। ठीक है ना जी। तो इस तरह की एक यूनिटी क्रिएट होनी पड़ेगी, ये वो मौका है हमारे लिए। और इसमें अगर आप समझते हैं कि जी इलेक्शन से कोई सोल्यूशन हो जाएगा, और ये लोग शोर डाल रहे हैं कि जी जल्दी हो, बाद हो, क्या ये, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपका सबसे बड़ा मईशत का क्या है इस वक्त, कि आपके पास इतनी ज़्यादा डेट है जो आप पे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी। ऊपर से हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं जी। तो वो भुट्टो साहब ने कहा था ना जी, 1000 साल घास खा लेंगे हम, लेकिन हम एक न्यूक्लियर पावर बनेंगे। तो खैर घास तो हमने नहीं खाया, लेकिन मतलब ये है कहने का कि आप इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां आपको यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट। एग्जैक्टली। लेकिन क्या आपको लगता है कि सर, इसी में ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो भी ठीक हैं, कि दुनिया हमें इस हवाले से क्या देखती है, कि उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग्स आनी चाहिए, कि ठीक है चल रहा है जो वैसे चलना चाहिए? नहीं जी, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट रेज किया कि हम एक उस स्ट्रेटेजिक जोग्राफिकल पोजीशन में हैं, एक तरफ गल्फ है, ऊपर चाइना है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, इट्स अ वेरी क्रिटिकल रीजन। और हमें फॉरेन पॉलिसी अपनी देख के चलनी पड़ेगी। हम अनफॉर्चुनेटली एक ग्लोबल पावर राइवलरी के अंदर फंसे हुए हैं। एक तरफ चाइना और अमेरिका की जो राइवलरी है उसके अंदर हम फंसे हुए हैं। हम उस चीज़ का एडवांटेज ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है इस वक्त, लेकिन जो इमीडिएट प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो ठीक है, इमीडिएट प्रॉब्लम ये है कि आई फील कि IMF की डेट से हमें निजात हासिल करनी पड़ेगी। कैसे हो सकता है? हो सकता है, सोल्यूशन है हमारे पास। बिल्कुल सोल्यूशन है। कैसे? देखिए जी, IMF की डेट पहले तो आप आइडेंटिफाई करें कि IMF रिलेटेड डेट कितनी है। अच्छा, वो है जी कोई 40 या 50 बिलियन डॉलर। सही, ठीक 40 है जी, 40-50 बिलियन डॉलर
आपके पास इतने सासे हैं, इतनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, आप रेलवे ले लें, पीआईए ले लें, हाँ जीओआर, अब की ज़मीनें जो सरकारी ज़मीनें इतनी ज़्यादा हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये 100-100 कनाल के घर हैं सारे यहाँ जो अफसरों के, गाड़ियाँ तो छोड़े, आप उनकी कोठियाँ देखे पहले। लेकिन सर ये जो जिनका आपने हाईलाइट किया रेलवे या पीआईए, इनको तो इवन दो कि हुकूमत खुद सब्सिडी दे रही होती है कि आप चल जाएं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप इसको दे दें, बेच दें, कर दें। हाँ। और इसके अलावा अच्छे एसेट्स भी हैं, आपकी ज़मीनें तो हैं ना, वो बहुत अच्छे एसेट हैं भाई। हाँ। हज़ारों कनाल ज़मीन है, आप कहीं बहालपुर हाउस चले जाएं और वो क्या और 2-4 जो इस तरह की सरकारी हैं, तो आप देखेंगे कि ये अगर आप फॉर इंस्टेंस सिर्फ चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को पकड़ लें और उनको लेकिन एश्योरेंस दें कि ये आप डेवलप करें, ये आपको हम दे रहे हैं इतना पैसा, $50 बिलियन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप बैठ के तरतीबवार चीज़ों को प्राइवेटाइज करें, हाँ प्रोवाइडेड ये पॉलिसी हो कि हमने ये जो प्राइवेटाइजेशन का पैसा आएगा, अच्छा, ये हमने आईएमएफ की डेट को उतारने पे खर्च करना। ओके, ठीक है। जब आप डेट फ्री हो जाएंगे तो आपके पास फिस्कल स्पेस आ जाएगी। जो आप $5 बिलियन या अभी पता नहीं अगले साल हमने $23 बिलियन जो देना है, वो आपका बच जाएगा। ठीक है। वो आप लोगों को अपनी पॉलिसीज, अपनी डेवलपमेंट पे, लोगों के बेहतरी के लिए खर्च कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लॉन्ग टर्म में आपको एजुकेशन पे जोर देना पड़ेगा। ठीक है। अब तक हमने एजुकेशन पे कोई एम्फेसिस नहीं दिया। कुछ भी नहीं है सर एजुकेशन पे, हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस पे बात करते हैं, कुछ भी नहीं है एजुकेशन पे। एजुकेशन सेक्टर हम सब के सामने है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें। पिछले दिनों इवन दो के बुक्स नहीं मिल रही हैं बच्चों की, जो बच्चों ने पढ़नी है वो भी नहीं मिल रही हैं, उसकी हवाले से हमारी पॉलिसीज़ नहीं है, तो हम किस तरह एजुकेट कर सकते हैं बच्चों को? देखें, इंडिया इस वक्त जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी सारी मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट इंडिया के पास। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो फिर कंपनीज फॉर इंस्टेंस अमेरिकन कंपनीज हैं या जहाँ भी यूरोपियन, वो फिर उनकी फॉरेन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करती है जी। ठीक है। और वो किस लिए ये लोग वहाँ इन पोजीशंस में हैं? बिकॉज दे आर एजुकेटेड। आजकल ज़माना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। हमारे पास कोई आईटी की ऐसी उस ग्रेड की सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ का ठप्पा लगा हो तो फौरी तौर पे वहाँ आपको नौकरी मिल जाए। इस वक्त इतनी शॉर्टेज है अमेरिका में आईटी स्किल्ड वर्कर्स की कि वो धड़ाधड़ वीज़े दे रहे हैं इंडिया को। ये पाकिस्तान को क्वालिफाई कोई नहीं करता। ये मसले ना, आप एजुकेशन पे जोर दें और आप बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज लाइए। अपने एसेट्स को जितनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनको बेच दीजिए। स्टार्टिंग विद, आपने बिजली का जिक्र किया, आजकल बुरान बिजली का चल रहा है। स्टार्टिंग विद डिस्कोस। अच्छा, जितने आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको प्राइवेटाइज करें। अच्छा, इस वक्त मसला क्या है बिजली के बिलों का? क्यों महंगाई और बिजली के बिल क्यों महंगे आ रहे हैं? देखें, पहले तो आपने लॉन्ग टर्म पॉलिसी देखनी होती है, फिर आप इमीडिएट पॉलिसी को आते हैं। तो अगर आप जी बात कर रही हैं तो इमीडिएट, क्योंकि ये तो हमारा करंट मसला है ना, कि करंट का ही मसला आ रहा है कि बिजली का बिल जो है वो करंट मारी जा रहा है। देखें, एक तो उसका इमीडिएट हल है। इमीडिएट हल तो ये है कि आवाम को रिलीफ देना है। आवाम को रिलीफ देने के लिए जो अभी इस वक्त टैरिफ पॉलिसी है डिस्कोस की, वो री एग्जामिन की जाए। ठीक है। और उसके अंदर आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। देखें, आवाम को अभी एक जो लो, आई थिंक 200 यूनिट का जो एक बिल है, वो उसके अंदर उसे कहते हैं लाइफ लाइन कनेक्शन। जो लाइफ लाइन कनेक्शन है उसका रेट कम है और 200 यूनिट पे। लेकिन आजकल देखें, हर घर में पंखा है, फ्रिज है, ये है। आवाम के पास भी अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो 200 यूनिट में गुजारा नहीं होता है। तो उनको फिर आई थिंक ये करना पड़ेगा कि ये जो 200 यूनिट की रिलीफ है इसको 400 पे ले जाएं। ओके, ठीक है। इनके रेट कम करें और ठीक है। और वो टैरिफ जो है चलें, जो बड़ी कंपनीज हैं उनसे लें। ठीक है। हालांकि ये सारा सिस्टम इसलिए गलत है कि कहते हैं ये कि जी हमारे पास 40,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और हमारे पास सरप्लस बिजली है। अच्छा, ठीक। अगर आपके पास सरप्लस बिजली है तो कहाँ जा रही है? तो वो फिर आप क्यों नहीं दे रहे लोग हमको? उसे बेचें, सस्ती दामों बेच दें। और जी हम वो आईपीपीज को वो दे रहे हैं, क्या कैपेसिटी चार्ज कहते हैं इसे, हम आईपीपीज को दे रहे हैं कैपेसिटी चार्ज। भाई आप आईपीपीज को पैसे दे रहे हैं तो उनसे बिजली लें और आवाम को सस्ती दें। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि सरप्लस बिजली है,
दूसरी तरफ महंगाई कर रहे हैं। महंगाई कर रहे हैं। ये तो असूल है कि जब चीज वो तो तब वाफर हमें सर सस्ती मिलेगी ना, जब इनकी खर्चियाँ खत्म होंगी। इनको जब बिजली पैसों की मिलेगी तब इनको पता चलेगा कि जब एक आम आदमी है वो कितना परेशान है इस वक्त, कितनी मुसीबत हाल में है वो। नहीं, ये काकड़ साहब ने आज शायद मीटिंग कॉल की है इसी के ऊपर, और उन्होंने अच्छे इकदाम लेने का कुछ फैसला इस तरह किया है कि जो वापडा के या दूसरे अफसरान को मुफ्त बिजली मिल रही है, जी जी, उन्होंने कहा जी वो तो बंद करें ना। सही, तो वो फिर उसका वो देखेंगे कि कितना रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, वो रेवेन्यू जनरेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें अवाम के लिए, सस्ती करें। मैं ये नहीं कहता कि सस्ती करें बिजली। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप देखें कि दुनिया के अंदर लाइन लॉसेस होते हैं 3 से 5%। लाइन लॉसेस का मतलब कि आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जब बिजली ट्रांसमिट करनी है तो उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। हमारे यहाँ इस मद में 20 से 25% लाइन लॉसेस शो हो रहे हैं। अच्छा, उसका क्या मतलब है? क्या मतलब है उसका? उसका मतलब है चोरी हो रही है, और वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो हमारी बिजलियां चोरी कर रही हैं। मैं कहता हूँ जी जो मर्जी कर रहा हो ये तो है, लेकिन ये काम है डिस्कोस का, और ये डिस्कोस के जो मुलाजम होते हैं वो खुद मुलव्वस होते हैं इसके अंदर। उनके मिली भगत के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता, छोटे लेवल का हो बड़े लेवल का हो। ठीक है, तो आपको फोकस इस चीज़ पे करना है, नंबर 1, कि आप जो 25% लाइन लॉस के मद में रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं उसको पहले आप एड्रेस करें। ठीक है, वो किस तरह करना है वो बैठ के फिर पॉलिसी बनाएं उसकी। लेकिन उस लाइन लॉस को आप 25% से अगर 15% या 10% पे भी ले आएंगे तो देखें आपके टैरिफ कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। But at the end of the day, the solution to your this electricity crisis is privatization. अच्छा ठीक है, प्राइवेटाइज कर दें सारी चीज़ों। हुकूमत को बिजनेस चलाने की ज़रूरत नहीं है, ना उनके पास अहलियत है इसकी। ये बिजनेसमैन या प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसकी जेब से पैसा निकल रहा होता है, वो देखता है कि किधर कम करना है, किस तरफ चलाना है, क्या करना है। गवर्नमेंट इज़ नॉट इन द बिजनेस ऑफ रनिंग इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, दूसरा सर मैं सी पैक के हवाले से भी जानने की कोशिश करूंगी आपसे, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा हमारे लिए कि क्या सी पैक भी एक गेनिंग का ज़रिया बन सकता है या हमारी जो हम फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं उसमें एक बेहतरी साबित हो सकती है? देखें, आपने बड़ा अहम एक सवाल रेज किया है जो लिंक्ड है हमारी फॉरेन पॉलिसी से। देखें, हमें पहली चीज़ तो ये है कि इंडिपेंडेंस अचीव करनी है। सही, जिसे आप आज़ादी कहते हैं, वो क्या है आज़ादी? आज़ादी इज़ फाइनेंशियल आज़ादी, इकोनॉमिक आज़ादी। और वो आप तब होंगे, आप बेशक वैसे कह दें जी हमने ये आज़ादी ले ली, आज़ाद हो गए, फलाने हो गए, इलेक्शन हो गई, हम आज़ाद हो गए, ऐसे नहीं होता। आप IMF के स्कंजे से निकलें, डेट से निकलें, सही, फिर आप आज़ाद होंगे। ठीक है, और फिर आप फॉरेन पॉलिसी को भी आज़ाद कर सकते हैं। आपकी जो CPEC है इस वक्त, वो आप फंसे हुए हैं इस चीज़ है कि प्रेशर पड़ रहा है आपको वेस्ट से। वो तो चाहता नहीं है कि CPEC, दे आर अगेंस्ट CPEC, इंडिया इज अगेंस्ट CPEC। एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो तो यही चाहेंगे कि किसी तरह इसको डिस्टेबलाइज किया जाए। और ये जो आप टेररिज्म और इस तरह के आप देख रहे हैं वाक़यात जो होते हैं, वो सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं कि यहाँ डिस्टेबलाइज किया जाए और CPEC को डीरेल किया जाए। तो अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छी बात है, स्लोगन बड़ा अच्छा है CPEC का, और बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज आपके लिए देखें एक सुएज़ कनाल है इजिप्ट के अंदर, वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है जस्ट बिकॉज एक उन्होंने रास्ता दे दिया, समुद्री रास्ता exactly, दे दिया। हाँ। ये हमारा लैंड रूट है और ये बड़ा क्रिटिकल रूट है चाइना के लिए। तो आई थिंक इस फ्यूचर हमारे लिए बहुत अच्छा है CPEC का, लेकिन इसके लिए हमें सर्कमस्टांसेस हमवार क्रिएट करनी पड़ेगी, इसको लेके चलना है अगर। लेकिन इस वक्त अगर महंगाई के ऊपर बात कर ली जाए, बिकॉज जो आम आदमी है ना उसका सिर्फ कंसर्न है कि हमें महंगाई से रिलीफ फराहम किया जाए, हमें किसी तरह भी रिलीफ दिया जाए, तो आप क्या समझते हैं इसके ज़िम्मेदार कौन है जो इतनी महंगाई होती जा रही है? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हमने IMF से कर्जा लेना है नहीं लेना, हमने उन्हें पैसे वापस करने हैं नहीं करने, उनका ये कंसर्न है कि हमें महंगाई से छुटकारा किस तरह दिलाया। देखें, बात वहीं आ गई ना कि वी हैव टू री इन्वेंट पाकिस्तान। सही, 70 साल हमने गलतियाँ की हैं, वो एकदम नहीं ख़त्म हो जाएंगी। उसके लिए हमें स्टेबिलिटी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी चाहिए। कम अज़ कम 4, 5, 6 साल एक पॉलिसी बने, 5 ईयर प्लान बने, और वो प्लान जो है उसका मकसद ये हो कि हमने इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, मुल्क को कामयाब करना है। इंडस्ट्रियल
और जी। इकोनॉमिकली, ठीक है, वो 1-2 साल में नहीं होगा। अब अनफॉर्चुनेटली जो महंगाई का इस वक्त बुरान है वो यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ जी, ऐसे ही इस वक्त अमेरिका में भी मैं अभी होके आ रहा हूँ, अच्छा। वहाँ भी आपको लोग सड़कों पे सोते नज़र आ रहे हैं, जो पहले कभी नहीं था, ठीक है। तो इंग्लैंड में भी यही हाल है, बहुत लोग चीख रहे हैं, बहुत महंगाई हो गई है वहाँ भी। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ये हम ज़्यादा पिसे हुए हैं इसके अंदर, बिकॉज डॉलर जो है वो फ्री फ्लोट पे जा रहा है। वो IMF ने कंडीशन लगाई हुई है, हालांकि वो डॉलर का, डार साहब ने वैसे, कुछ लोग इसके मुखालिफ हैं, कुछ कहते हैं ठीक है, लेकिन देखा जाए तो डॉलर को कंट्रोल में रखना, रुपी डॉलर पैरिटी को कंट्रोल में रखना हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे फ़ायदे में। अच्छा, तो अब ये है कि हमें लेकिन आ सकता है कंट्रोल में? अगेन इट्स ऑल बैक टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अच्छा। हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, उस चीज़ को अगर हम किसी तरह इकट्ठे हो जाएं, यूनिटी हो जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और हम ये जो एक दूसरे के साथ इन फाइटिंग है ये बंद हो जाए, तो डॉलर क्या, हर चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। हर चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन ये जो अभी निगरान हुकूमत आई है, काकड़ साहब आए हैं, हमारे वज़ीर आज़म है, निगरान वज़ीर आज़म में, आपको क्या लगता है कि ये अब सारा जो महंगाई का एक सहरा कह लें कि ये उनके ऊपर तो नहीं चला जाएगा? देखें, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं ना, वो टफ डिसीजन लेने से कतराती हैं। एक एडवांटेज काकड़ साहब को ये है कि ये नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, देखें, तो सारा मलबा इन पे तो गिरा रहे हैं, लेकिन अगर इनको इनकरेजमेंट और स्टेबिलिटी कुछ मिल जाए, कुछ टाइम मिल जाए, तो आई थिंक ये कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा। हाँ, और इसमें कुछ गलतियाँ भी हैं। अब देखें, इस वक्त गवर्नमेंट ने एक वो बनाया व्हीकल के जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए बाहर से। मैं कहता हूँ जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत है, आप अपने लोकल लोगों को इंसेंटिवाइज करें इन्वेस्टमेंट के लिए। आजकल हमारी बिज़नेस कम्युनिटी जो यहाँ है, मैं खुद बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ मेरा है, रेस्टोरेंट है मेरा एक। अच्छा, आपको पता है जी, अब जुडिशल एक्टिविज़म एक चीज़ है, वो हमें रेस्टोरेंट वालों ने ये कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, शायद आपको पता नहीं इस कल है कि नहीं, कि जी 11 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। जी, मार्केट्स तो वैसे भी उन्होंने कहा जी क्लोजर टाइम है 11। देखें, मार्केट को और रेस्टोरेंट्स को अच्छा इकट्ठा करना डजंट मेक सेंस। मार्केट तो सुबह से लेके शाम 8 बजे, क्या 6 बजे बंद कर दें मार्केट, वो तो नहीं फर्क पड़ेगा। आपने जाके चीज़ लेनी है, आप दोपहर को ले लेंगे। खाना तो आप जो है वो आपने 9 बजे खाना है, 10 बजे खाना है ना, है तो वो खाने के ये जो एक बिजनेस पिक्यूलरिटी है। अब जज साहब को तो नहीं पता कि भाई देखें, आप द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन द कंट्री। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, और उसके आप आवर्स कट कर रहे हैं। सही। और क्या वजह है आवर्स कट करने की? बिजली नहीं जी, बिजली एक है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह जो दी जा रही है, स्मॉग। अच्छा, आजकल स्मॉग है नहीं। और सेकेंडली, पोल्यूशन या एयर क्वालिटी जो है उसका रेस्टोरेंट से डायरेक्ट तल्लुक है ही नहीं है। दुनिया के अंदर पोल्यूशन की कंट्रोल के लिए इकदामात लिए गए हैं, उसके अंदर किसी मुल्क ने रेस्टोरेंट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। उसकी जो मेन वजह है वो है आपकी गाड़ियाँ और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लो क्वालिटी फ्यूल एंड लो क्वालिटी एमिशंस। हाँ जी। तो आप इंजन्स पे, एमिशंस पे कंट्रोल करें ना, उन चीज़ों पे करें। बेचारों की नौकरियां जो लगी हुई हैं उन पे क्यों आप उनको रोक रहे हैं? अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखिए जी, ये स्मॉग क्या, बिजली का जो है यूटिलिटीज़ का क्या जी, वो भी एक वजह है दी जाती है। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज कंसिडर्ड अ सॉल्यूशन टू सेविंग फ्यूल। जी जी। सिमिलरली रेस्टोरेंट्स को भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरह एक फ्यूल सेविंग की तरह देखना चाहिए कि आपके जब रेस्टोरेंट में 500 लोग जाएंगे तो 50 या 100 घराने के चूल्हे जो हैं वो नहीं जल रहे, सिर्फ 10 चूल्हे जल रहे हैं, बिजली भी कंज्यूम नहीं हो रही है, और एयर कंडीशनर भी नहीं चल रहे वहाँ और रेस्टोरेंट में। तो ये तो इनफैक्ट एक अच्छा इनिशिएटिव है कि मतलब वहाँ पर इतने ज्यादा लोग एक ही जगह मौजूद हैं, तो इतनी ज्यादा बिजली भी कंज्यूम नहीं हो रही है, कंज्यूम हो रही और गैस भी नहीं कंज्यूम हो रही
और ये कि जी स्मॉग रेस्टोरेंट दे रहे, स्मॉग का तल्लक ही नहीं रेस्टोरेंट, ये हमारी पॉलिसीज हैं। ये मैं आपको एक निशानदेही कर रहा हूँ छोटी सी एक सेक्टर की, कि छोटी छोटी पॉलिसी जो हैं वो हमारे इस तरह की, इनको अगर ठीक किया जाए तो इकोनॉमी तो बढ़ सकती है, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो सकती है। इस पर मजीद भी बात करने का दिल चाह रहा था, लेकिन वक्त की शॉर्टेज है। सर बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए और आपने अपना जो एनालिसिस है वो हमारे साथ शेयर किया। हमारे साथ हबीब खान साहब मौजूद थे और हम मईशत के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह इसका पहिया जो है दोबारा से बहाल किया जा सकता है और क्या हम IMF के डेट से निकल सकते हैं। तो निकल सकते हैं यकीनन अगर इसके हवाले से अगर पॉलिसीज़ बनाई जाए। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। और अब जो मैं बात करने वाली हूँ मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को, बहुत से सुनने वालों को शायद वो नागवार गुजरे, लेकिन अब ये हकीकत है और यही सच है कि अब हम सबको, अवाम को जो मौत है वो सस्ती लग रही है और जो मौत से बचाने वाली जो अद्वियात हैं वो महंगी होती जा रही हैं कि वो अफोर्डेबल नहीं है, वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि उसकी कीमतें आसमां तक पहुंच गई हैं। पिछले 5 सालों के हवाले से अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ अद्वियात हैं जिनमें कभी 50% इजाफा होता है, कभी 100% इजाफा होता है, इवन दो कि 200% तक इजाफा भी हमने देखा है कि अद्वियात इतनी महंगी हो गई हैं। बच्चों के आप सिरप्स देख लें, बच्चों की अद्वियात देख लें, पैनाडॉल की सूरत हाल देख लें, कभी उसकी किल्लत आ जाती है, कभी वो मार्केट से मिलती नहीं है और मिलती है तो फिर वो महंगे दामों बिक रही होती है। अभी पिछले दिनों दोबारा से अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, जान बचाने वाली अद्वियात महंगी हो गई हैं। कैंसर जैसा मर्ज़ जिसमें जान बचाना बड़ा ही रिस्की होता है और जब तक आप दवाई पे हैं तब तक आपकी जान बची हुई है, उसकी दवाई 8.5 लाख रुपए में मिल रही है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है गरीब आदमी। तो वो ये चाहेगा कि जनाब मुझे मौत आ जाए, मैं कहाँ से ये दवाई ख़रीदूँ और मैं कैसे ज़िंदा रहूँ, कि 2 वक्त की रोटी खाना भी हमारे लिए मुश्किल हो चुका है, तो हम दवाई कैसे ख़रीदेंगे, हम डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे। तो ये अलमिया है, हमारी सिचुएशन ये बनती जा रही है, जिससे जब हमने पहले भी बात की है अपने पिछले सेगमेंट में कि हुकूमत को इसके हवाले से कुछ इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। जितने भी अशराफियाँ हैं वो इस वक्त अयाशी कर रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं, लेकिन अवाम उसके ऊपर जो है वो बोझ पे बोझ डाला जा रहा है। अशराफिया के लिए पेट्रोल फ्री है, बिजली फ्री है, उन्हें महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अवाम वो पिसती ही जा रही है, उनके ऊपर एक के बाद एक बम गिराया जाता है। तो आज अद्वियात के हवाले से, सहूलियात के हवाले से, जो सेहत की सहूलियात हैं वो हमें किस तरह की मिल रही हैं, अद्वियात की कीमतें क्यों बढ़ती जा रही हैं, उस पर बात करने के लिए मोहम्मद बिलाल, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, अद्वियात जो जान बचाती हैं इतनी महंगी हो गई हैं कि अब लोग ये कह रहे हैं कि हमारे लिए मौत सस्ती है, हम लोग जो है ना वो प्रेफर करेंगे हक के हमें मौत आ जाए। तो ये अलमिया क्या है, क्या सिचुएशन बनती जा रही है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है? देखिए मुनीबा, सेहत की जो सहूलियात हैं ये पाकिस्तान में मज़ीद और बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। हमें आप एडवांस कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पे सबसे जो महंगी चीज़ है वो सेहत है, ऐसे ही है। आपका मेडिकेशन है। लेकिन पाकिस्तान में एक सिस्टम बना हुआ था, उसको डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। कुछ अनासर ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि ये सरकार का जो सिस्टम है ये फेल हो, प्राइवेटाइज चीज़ें हों और उनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सकें। अभी जो इशू आ रहा है कि दवाइयों की जो कीमतें हैं आसमान तक पहुंच चुकी हैं। आप यकीन करें कि इतनी महंगी हो चुकी हैं, अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर कहता है कि हफ्ता खानी है वो सिर्फ 2 दिन खाता है, अगर वो कहता है 3 टाइम खानी है तो एक टाइम की जो है वो खा लेते हैं। जिन्होंने अपनी मेडिसिन रेगुलर खानी है, शुगर की, ब्लड प्रेशर की और किसी इश्यूज़ की, तो वो भी अब एक दिन छोड़ के एक दिन अपनी मेडिसिन खा रहा है कि इतनी महंगी मेडिसिन कैसे अफोर्ड होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ मिडिल क्लास फैमिली की। इससे आगे जो लो तबका है उसका तो बुरा ही हाल है ना, वो तो अपना वो चेकअप ही नहीं करवाते। हमें पता चलता है कि जी वो ठीक था, उसको ये हो गया तो उसको वो हो गया। ऐसे लोग मेडिसिन खाते नहीं, फिर अपना जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट करवाते नहीं। हार्ट के आप मसाइल ले लें, इसकी मेडिसिन रेगुलर खानी पड़ती है। ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की आपको रेगुलर खानी पड़ती है। डायबिटीज़ की आपको रेगुलर खानी पड़ती है। इसी तरह आपने कैंसर की मिसाल ली, ये सबसे दुनिया का महंगा तरीन इलाज है। एग्जैक्टली। अभी आप ये देखें कि शौकत खानम हॉस्पिटल में आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेज,
सेकंड स्टेज के फ़िल्टर करके पेशेंट लेते हैं। अच्छा। थर्ड स्टेज का, फोर्थ स्टेज का कोई नहीं लेता। अनमोल सेमी गवर्नमेंट है, पैसे लगते हैं। अच्छा। इसके अलावा जिना हॉस्पिटल है लाहौर के अंदर, उसका एक वार्ड कायम है अच्छा। जिसके अंदर थोड़े से 25, 30, 40 पेशेंट केटर हो जाते हैं। जिना हॉस्पिटल के अंदर वार्ड बराए नाम है। इसके अलावा पूरे पंजाब में कैंसर का कोई स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नहीं है। और आपको बताऊं, कैंसर पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से प्रिवेल कर रहा है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तीसरे नंबर पे वो बीमारी है जो कि मौत के घात बंदों को तेज़ी से जो है लेके जा रहा है। पता ही नहीं चलता कि जी अब आपको स्टेज 3 का कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को गले का, किसी को थ्रोट का, किसी को इंटेस्टाइन का, किसी को ब्लड का। तो इतनी तेज़ी से फैला है, इसकी रोकथाम की कोई हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा सेहत के हवाले से आजकल निगरान वज़ीर आला पंजाब बहुत हंगामी दौरे कर रहे हैं। ऐसे ही चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, हम पुर उम्मीद हैं, हम चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो, लेकिन उस तरह अभी तक रिस्पांस नहीं मिल रहा। मरीज़ अभी भी ख्वार हो रहे हैं क्योंकि अंदर माफिया बैठा है। उसके अलावा जो बजट है उसको उस तरह यूटिलाइज़ नहीं किया जाता। बजट जिन्होंने देना है वो उस तरह बजट जो है वो नहीं दे रहे। जो प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है मुनीबा, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम जिसमें अद्वियात गरीब मरीज़ों के लिए ख़रीदी जाती है, इसमें के अंदर भी बहुत बड़ा एक माफिया बैठा है, वो हॉस्पिटल्स के अंदर बैठा है। लेकिन इसकी अद्वियात में मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्यों बढ़ती जा रही है इसकी कीमतें। अब जैसे मैंने बात की कि कैंसर की, अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उसकी एक दवाई जो उसने खरीदनी है वो 8.5 लाख रुपए की है। कौन अफोर्ड कर सकता है इतनी महंगी दवाई? लोग तो बिलाल चेकअप के लिए भी नहीं जाते हैं कि जो पैसे उधर खर्च होने हैं हम अपने बच्चों की फ़ीस दे देंगे, हम बच्चों के लिए कोई एक वक्त का खाना पका लेंगे। इतनी महंगी क्यों होती जा रही है? इसके ऊपर कोई नहीं रोकथाम कर रहे। जो मेडिसिन की प्राइस हाइक का जो इशू है ना, इसका डायरेक्ट जो लिंक है ये सबसे पहले है एलसी के ऊपर। अच्छा, ठीक है। जब एलसी बंद हो चुकी है, जो गवर्नमेंट जिन्होंने अपने रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाने, सबसे अहम चीज़ है कि हमारा एक अलमिया ये है, इंडिया अपनी मेडिसिन का 99.9% जो रॉ मटेरियल है वो खुद बना रहा है। ठीक है, हमें अपना जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से मंगवाना पड़ता है। ओके। जब हम बेसिक जो रॉ मटेरियल जिससे दवाई बननी है वो जब बाहर से मंगवाएंगे, डॉलर्स हाइक होगा, बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, तो अल्टीमेटली जो इफ़ेक्ट है मेडिसिन की प्राइस पे वो आएगा। सिमिलरली आजकल भी यही हुआ है कि एलसी बंद हो गई, जिन्होंने बाहर से इंपोर्ट की थी रॉ मटेरियल वो अभी तक वहीं पे पड़े हैं। अब जो मेडिसिन जो बाहर से आती हैं जिसमें इंसुलिन नंबर 1 है, क्योंकि इंसुलिन आपको पता है पाकिस्तान में बनती नहीं है, ये आनी से बाहर से है। जब ये बाहर से आनी है तो डॉलर जितना महंगा हो चुका है वो अब आगे से प्राइस भी उतनी ज़्यादा ऑटोमेटिकली उसकी जो उतनी महंगी हो जाते हैं। इसके अलावा जितनी पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, पैनाडोल ही देख लें आप, पैनाडोल की आप मसाल ले पैनाडोल देख लें कि आज से साल पहले उसका एक स्ट्रिप जो 10 गोलियों का होता है वो 17 रुपये का था। ठीक है, फिर वो जाके 26 रुपये का हुआ, 8 माह बाद प्राइस बढ़ी, अब फिर उसकी प्राइस बढ़ी, अब वो वहाँ पे 32 रुपये 30 पैसे में वो सस्टेन कर रहे हैं। ये 3.5 साल की हुकूमत में 12 दफ़ा कीमतों में इजाफा किया गया। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने 16 माह की जिनकी गवर्नमेंट रही है उन्होंने भी तकरीबन इस दफ़ा जाते जाते तकरीबन 1 लाख से ज़ायद जो ब्रांड्स हैं इनकी कीमतों में जो है वो इजाफा किया। देखिए इशू है 2। मेरी इस हवाले से ड्रैब के जो CEO हैं डॉक्टर आसिम रऊफ़, मेरी उनसे भी बात हुई। अब उनकी जानिब से भी मौका भी अपनाया गया कि देखें अब जो कंपनीज हैं जो फार्मास्यूटिकल्स वाले हैं, अब वो ये कहते हैं कि एक हमने ये कप है इसकी कीमत 10 रुपये फिक्स की हुई है, जब इसका मटेरियल बाहर से आना है, एलसी बंद है, तो हमारी कॉस्ट ये 10 रुपये से बढ़ के 20 रुपये पहुँच चुकी है, तो कैसे हम सर्वाइव कर सकते हैं? या तो फिर हम मेडिसिन बनाना बंद कर दें। नहीं तो गवर्नमेंट क्या जो बाहर से चीज़ें आ रही होती है, रॉ मटेरियल आ रहा होता है, उसके ऊपर इन लोगों को या इस सेक्टर को सब्सिडी नहीं दे सकते? ऐसे कोई मैकेनिज्म है? सब्सिडी जो है ये मेडिसिन के ऊपर पहले सेल्स टैक्स होता था 17%, वो कम करके इन्होंने 1% कर दिया। ठीक है, लेकिन अब जो डॉलर महंगा हुआ है, जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो बहुत महंगी हो चुकी है। अब वो अफोर्डेबिलिटी से भी दूर होते चले जा चुकी है। अब अगर ये प्राइस नहीं बढ़ाते, देखें ये एक कॉन्सेप्ट है, अगर फार्मास्यूटिकल्स की वो प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो उन्होंने वो कहते हैं जी हम इसकी प्रोडक्शन बंद कर देंगे। जब प्रोडक्शन बंद होगी तो फिर पाकिस्तान में पहले ही अद्वियात नहीं मिली तो वो और ज़्यादा जो है वो खला पैदा हो जाएगा। आप इतनी मेडिसिन कहाँ से फिर 23 करोड़ आवाम के लिए लेके आएंगे? तो वो जब फिर आप ये कह रहे हैं ब्लैकमेल करते हैं या वो अपनी डीलिंग करते हैं या वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं फिर ड्रैब को भी, फिर जो PM ऑफिस है उनको भी, कबीना को भी, ये कबीना की मीटिंग में ये
अप्रूव होकर फिर इसकी कीमतें जो है ये बढ़ती जी, हैं। ऐसे ही तो है, आप ये देखें ये कीमतें कोई ऐसे नहीं बढ़ बढ़ जाती कि हाँ। रातों रात वो कीमतों में जो है ना ये इजाफा कर ले। एक इनका होता है CPI जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो साल के साल एक दफ़ा फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है अपनी कीमतें बढ़ा सकती हैं। उसमें ये होता है कि उसमें भी इन्होंने रखा हुआ है कि मतलब आप इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कि आप एक साल के अंदर आप 1 से 2% आप इजाफा कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि हमारी इस वक्त मुल्क के अंदर जो अनस्टेबिलिटी है ख़ासकर डॉलर की, उसकी वजह से ये सिस्टम सारा डीरेल हो रहा है, ख़राब हो रहा है। दवाइयों पे इफेक्ट आ रहा है, तमाम बिजनेस पे आ रहा है, तमाम ताजा बरादरी पे आ रहा है, मुल्क की मौशत पे आ रहा है। ठीक है, कई ऐसी कंपनीज जो कि बंद हो रही हैं, वो लोगों को बेरोज़गार कर रही हैं, तो उसका इफ़ेक्ट एक ख़ानदान पे पड़ता है, फिर उसका मुल्क की मौशत पे पड़ता है। तो ये एक जो आप कह रहे हैं एक साइकिल है, तो इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। जो बेसिक चीज़ है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले कंपनीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, कंपनीज़ को ग्रो करने की कोशिश तो करनी हम चाहिए। रॉ मटेरियल खुद तैयार कर सकते हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यह है कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं ये प्रोवाइड नहीं की जाती। आप अभी अपना कोई सेक्टर या कोई इंडस्ट्री लगाने की सोचें तो आपको पहले ही 3600 जो है ना वो आ जाएंगे, आपको हर्डल्स क्रिएट करने के लिए कि आप यहाँ दे वो। लोग आते हैं, लोगों के पास पैसा हाथ में है, वो सारा जो है ये रियल स्टेट में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मसनूई एक हमें खुशहाली मिल रही है। लेकिन असल जो खुशहाली है वो इंडस्ट्री के साथ होती है। आप इंडस्ट्री लगाएंगे, वो एक टाइम टेकिंग होती है, लेकिन उसका जो रिवॉर्ड है फ्रूटफुल है, वो बहुत एक लंबे अरसे तक जो है ना ये चलता रहता है। तो लोगों को जितना रोज़गार मिलेगा, हमारी मुल्क की मौशत उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। तो इसी की वजह से सिर्फ ये LC का इशू अगर रिजॉल्व हो जाए अभी भी टाइमली, क्योंकि जब कंपनीज वाले कहते हैं कि हम जाते हैं LC खुलवाने के लिए, बैंक उनको डॉलर नहीं दे रहा, क्योंकि बैंक अगर डॉलर देगा तो वो सारे जो डॉलर्स हैं ये बाहर इंपोर्ट वालों को मिल जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि भाई इनको हम डॉलर ना दें। हालांकि ड्रैप ने भी और ये जो PM ऑफिस ने भी लेटर भी लिखा हुआ है कि जो मेडिसिन है इनके ऊपर किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इनको LCs इनके ओपन करें। लेकिन सब चीज़ों के बावजूद कई अद्वियात की हो चुकी हैं, कई अद्वियात की नहीं हो चुकी। इसमें ना सिर्फ अद्वियात बल्कि हमारे पास जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो भी इस वक्त नहीं मौजूद। जो सर्जिकल की जो आइटम्स है जिसमें वो कैनोला आता है, IV सेट्स आते हैं, ड्रिप सेट्स आते हैं, यूरिन बैग्स आते हैं, इस तरह की कई चीज़ें हैं, थ्रेड जो धागे होते हैं जैसे टाँके लगाते हैं, तो इस तरह की कई चीज़ें इस वक्त मौजूद नहीं हैं। मैं 3 दिन पहले PIC के अंदर मौजूद था, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। वहाँ पे एंजियोग्राफी के लिए जो इंजेक्शन थे वो उनके पास वो नहीं है। अच्छा। वो एंजियोग्राफी के लिए लोगों को पेशेंट्स को वापस भिजवा स्टंट्स डालते हैं वो भी मौजूद नहीं है, स्टंट्स नहीं है। वेल्स जो रिप्लेस करते हैं उनके पास वो नहीं है। तो ये इस तरह की आप जो यहाँ तो जाके कोई अप्रोच हाई करवाए, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, गरीब आदमी का नहीं हो रहा। हम यहाँ पे बैठे हैं कि नहीं तो वज़ीर आला साहब जब ये हंगामी दौरा कर रहे हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं और हॉस्पिटल्स का भी दौरा कर रहे हैं, वहाँ पे जाके चेक भी कर रहे हैं सारे इंतजाम, तो ये चीज़ें उनके सामने आती हैं। देखिए चीज़ें तो अल्टीमेटली सामने आती हैं। वो कहते हैं जी कर लें, बजट हम आपको दे देते हैं। तो जब पीछे से LC बंद है तो वो देखें, वो फिर मामला वही पे आता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो टेंडर का एक सिस्टम होता है जिसमें बल्क में परचेज करना होता है, वो उसके अंदर भी एक माफिया बैठा हुआ है। अब वो ये जितने भी 1-2 अस्पतालों के जो MS हैं, ये जो टेंडर हो चुके हैं उनको रीटेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपनी किकबैक्स के लिए कुछ कंपनियों को नवाजने के लिए कि हम जो टेंडर चूँकि ये फेब का शुरू हुआ है, अब तक ये फाइनल हो जाना चाहिए, लोगों को अद्वियात मिल जानी चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ MS 1-2 ऐसे हैं जो कि टेंडर को रीटेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं। रीटेंडर करेंगे, अपनी कंपनियां लेके आएंगे, उनसे किक्स बैग्स खाएंगे सिर्फ रिश्वत की खातिर जो है ना। तो अब अगर ये चीज़ें रीटेंडर होती हैं तो एक दफ़ा फिर से 6 माह ये प्रोसेस सारा चलेगा। लोग फिर अद्वियात से, सर्जिकल से, इन सारी चीज़ों से महरूम रहेंगे। तो हम वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की को भी इस तरफ उनको रोशनी डालने की कोशिश करते हैं कि अस्पतालों के अंदर जो प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है ख़ासकर उनको बेहतर करें। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। असल जो गरीब आवाम, 1000 हॉस्पिटल्स के अंदर 5000 मरीज़ जाता है OPD में, 3000 पेशेंट जाता है एमरजेंसी में। अगर इन 8000 मरीज़ों को हॉस्पिटल्स के अंदर बल्क में सस्ती अगर मेडिसिन मिल जाए तो इससे बड़ी जो नेमत है अभी तो मेरे ख्याल से कहीं पे भी नहीं मिल रही है, सस्ती है, मुफ्त तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। सबसे ज़्यादा चूँकि पिछले दौरे हुकूमत में
मिनिस्टर यास्मीन राशिद साहिबा होती थी, उनकी वो हमेशा कहती थी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एमरजेंसी को इतना स्ट्रेंथन कर दूं कि जो पेशेंट एमरजेंसी में आए उनको मुफ्त में मेडिसिन मिले, बाहर से कोई चीज़ लानी ना पड़े। लेकर ना आई जाए। आप यकीन करें, अभी भी आप मेडिसिन एमरजेंसी में चले जाएं, आपको जो प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी ना उसमें 2 तो लाजमी शॉर्ट होंगी। वो कहेंगे मैडम ये आप बाहर से ले आए हैं, तो बाहर से जो लेने जाएंगे ना सस्ती मस्ती अंदर से मिल जाएंगी, जो 50-100 रुपए की होगी, तो बाहर से आपको जो महंगी होगी हज़ारों रुपए में, वो 6,000 रुपए की आपको बाहर से लेकर आनी पड़ेगी फार्मेसी से। तो मैंने ये भी देखा है, अपनी आंखों से देखा है, सम टाइम हॉस्पिटल्स के अंदर बजट वो सामान होता भी है, अच्छा, लेकिन वो साइड पे लगा लेते हैं, जानबूझ के नहीं देते। आप ये देखें पीआईसी में एक्सपायर स्टंट का एक मामला निकला था यार, वो पड़े रहे, उन्होंने गरीबों को डाले नहीं, गरीब कोई प्राइवेट जा रहा है, किसी ने डाले नहीं है, उसको भिजवा और वो दिया, एक्सपायर कर दिए, उन्होंने बड़े एक्सपायर कर दिए। जब एक्सपायर हुए फिर उन्होंने कहा जी इसको डालो। तो इस तरह के तो मामला हैं। ये एक कुछ लोग जो है मुआशरे के अंदर वही ना अशराफिया आ गया ना, एक माफिया है एक कि जिसको नवाजा ही जा रहा है और जो कुछ भी कर ले वो किसी के भी कह लें कि हत्ते नहीं चढ़ता है। अच्छा, अज खुद महंगाई भी हो रही है, कीमतें अज खुद भी बढ़ाई जाती हैं। हमारा भी यहाँ पे कल्चर है कि हम खुद भी कसाई बने होते हैं, जहाँ पर दिल करता है वहाँ पे जेब काट ली जाती है, जो है चमड़ी उतार ली जाती है अवाम की कि चले सारे लगे हुए हैं हम भी लगे। तो ये भी एक फैक्टर है कि अज खुद जो है वो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, इसके ऊपर कोई नोटिस लिया जा रहा है? देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की है, जो मेडिसिन है ना उसके ऊपर तो मेंशन होता है एक चीज़ कि ये इतनी प्राइस है, इतनी प्राइस है, उसके अंदर तो नहीं होता आज खुद प्राइस। लेकिन जो सर्जिकल की जो आइटम्स हैं, जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, इसके अंदर कोई प्रिंट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। अच्छा। सपोज एक सिरिंज है, वो आप 20 रुपए की कर दें, एक आईवी सेट है वो 20 रुपए का आया है, आप उसको कह दें ये 600 रुपए का ब्लैक है, शॉर्ट है, नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह स्टंट्स हैं, इसी तरह जो प्लेट्स ऑर्थोपेडिक्स में जो यूज़ होती हैं फ्रैक्चर्स के दौरान, वही सारे जो सर्जिकल का आइटम है, मेडिकल डिवाइसेस हैं, इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसकी कोई कीमतों का तयन नहीं है, मेडिसिन की कीमतों का तयन है। रेगुलेटरी अथॉरिटी करती क्या है फिर अगर ये चेक एंड बैलेंस ही नहीं है कुछ? तो मेडिकल डिवाइसेस के हवाले से अभी तक चूँकि कुछ अनरजिस्टर्ड हैं, कुछ रजिस्टर्ड हैं, ये चूँकि इंपोर्टेड आती हैं, तो इनके ऊपर कीमतें मेंशन भी नहीं होती। तो इस वजह से मेडिकल जो ड्रैप है इसको भी चाहिए कि इस पर थोड़े से अपना जो इम्प्लीमेंटेशन है प्राइसेस के हवाले से इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इसमें लूप होल है, इसको रजिस्टर्ड भी करें, चूँकि हमें ये भी इसमें देखने में आया कि अनरजिस्टर्ड भी जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, जो सर्जिकल है, वो इस वक्त मार्केट में मौजूद है, लेकिन इनको रेगुलेट करे, इन पे थोड़ी सी सख्ती करे, और मेडिसिन की एलसी के हवाले से इनको चाहिए कि ओवरऑल सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर एक मुशावरत करें कि ये जो सोल्यूशन है जब तक हल नहीं होगा, अद्वियात की जो कीमतें ये नीचे नहीं आ सकती। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। इस पे हमने बात की है कि किस तरह कितना दोबर हो चुका है आवाम का जीना भी इस वक्त, कि वो मरना प्रेफर कर रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम बिजली के बिल दें, 2 वक्त की रोटी खाएं, या अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाएं और कोई दवाई खाएं। तो मैं तो कहती हूँ कि हमारे लिए शर्म का मकाम है कि जनाब हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को वो रिलीफ फराहम ही नहीं कर पा रहे। हम आवाज़ भी उठाते हैं लेकिन हुकाम बाला तक हमारी आवाज़ ही नहीं पहुँचती है। तो हम तो जनाब ये करते रहेंगे, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, हमने तो आवाम की आवाज़ आप तक पहुंचानी है और हुक्म बाला तक पहुंचानी। मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।